वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारे पास फ्रीनलिक और लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो होती हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो जो हमारी फ्रीनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, ठीक है, ये क्या बताती है हमें? इट टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ गैस that is adsorbed by the unit mass of solid adsorbent with pressure। यानी कि हमारी कितनी एड्जॉर्प्शन हो रही है पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट विद इंक्रीज इन प्रेशर। यानी कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं हमारा जो गिवन एड्जॉर्बेंट है उसके ऊपर, यानी जो हमारे गिवन मास ऑफ एड्जॉर्बेंट है उसके ऊपर कितनी एड्जॉर्प्शन होती है एड्जॉर्बेट की। ठीक है, मतलब हमारे इंक्रीज इन प्रेशर से जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं हमारे पास जो गिवन मास ऑफ एड्जॉर्बेंट है उसके ऊपर कितना एड्जॉर्बेट आके अटैच हो रहा है। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं फ्रीनलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में। जबकि लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में हम क्या देखते होते हैं कि हमारे पास जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनऑक्युपाइड साइट्स। यानी कि हमारे पास जितनी अनऑक्युपाइड साइट्स होंगी उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी, यानी जितना हमारे पास जगह अवेलेबल होगी उतने ही एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल आके अटैच होंगे, उतनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास रेट ऑफ डिसॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ साइट्स ऑक्युपाइड है। यानी कि हमारे पास अगर एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेंट पूरी तरह से भरा हुआ है, ठीक है, मतलब उसके ऊपर मोनोलेयर बनी हुई है, तो अब क्या होगा कि जो हमारी रेट ऑफ डिसॉर्प्शन है वो डिपेंड करेगी कि कितनी साइट्स ऑक्युपाइड हैं। यानी कि हमारे पास जितनी साइट्स ऑक्युपाइड होंगी वही वाले अगर एड्जॉर्बेट लीव करके जाएंगे तो उसे ही डिसॉर्प्शन कहेंगे ना। डिसॉर्प्शन क्या होती है कि हमारा जो है एड्जॉर्बेट लीव करके जाए, तो उसके लिए हमने पहले इस चीज़ को देखना होता है कि हमारा जो गिवन मॉलिक्यूल है, हमारा जो गिवन एड्जॉर्बेंट है उसके ऊपर कितनी एड्जॉर्प्शन हो चुकी है। तो हमारे पास जो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टू द नंबर ऑफ साइट्स ऑक्युपाइड। अगली बात है हमारे पास कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स ओवर एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1/n। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो है फ्रीनलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज़ एम्पिरिकल। कि हमारे पास जो फ्रीनलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो एम्पिरिकल होती है। तो एम्पिरिकल क्यों होती है? अब एम्पिरिकल ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करती है। ठीक है, तो फ्रीनलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमारी एड्जॉर्प्शन जो आइसोथर्म है ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करती है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास ये जो है n जो हमारे पास आता है इसमें जो पावर n है, इस n की कोई भी थियोरेटिकल बेस नहीं है कि ये n जो है क्या रिप्रेजेंट करता है क्या रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, इसकी कोई थियोरेटिकल बेस नहीं है, इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है इस n की। ठीक है, इस फार्मूले की कोई थ्योरी नहीं है इस वजह से। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो फार्मूला है ये प्योरली क्या है? एम्पिरिकल है, यानी कि ये हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को फॉलो करता है। अगर मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करूँ तो इसके जो आंसर आएंगे वो एग्जैक्टली एज इट इज़ वैसे ही आएंगे जैसे मेरे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से आते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेरा ये वाला फार्मूला है ये फार्मूला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को ज़रूर फॉलो करता है, लेकिन ये पीछे से थ्योरी नहीं है इसकी कोई, कि थ्योरेटिकल बेसिस इसकी कोई नहीं बनती, इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है कि जो n है n की वैल्यू अगर हम 1 2 3 पुट करते हैं तो क्यों पुट करते हैं या कैसे पुट करते हैं। तो ठीक है, हमने कहा कि इसकी कोई पीछे थ्योरी नहीं है कि n कहाँ से आया, कहाँ से डिराइव हुआ है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास जो है दूसरा लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन, ये हमारी प्योरली थियोरेटिकल होती है। अब प्योरली थियोरेटिकल कैसे होती है कि देखिए इसमें क्या होता है, पहले हम रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन को देखते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अनऑक्युपाइड साइज, फिर हम कहते हैं रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ साइट्स ऑक्युपाइड। ठीक है, ये बातें तो हमने जो है ना लैंगमुइर और फ्रीनलिक की दूसरी वीडियो में सारी डिस्क्राइब की हुई हैं कि ये किस तरह से होता है सब कुछ। तो ये जो होता है थियोरेटिकल है, यानी बिल्कुल थ्योरी की बेस पे है, इसमें हर एक चीज़ जो है उसकी थियोरेटिकल बेसिस होंगी। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनऑक्युपाइड साइड। इस तरह हमें ये भी पता है कि हमारे पास रेट ऑफ डिसॉर्प्शन जो है वो नंबर ऑफ साइट्स ऑक्युपाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, और इनकी थ्योरी भी है पीछे, तो ये सारा ओवरऑल थ्योरेटिकल बेसिस पे आ रही है हमारी जो लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। अब तीसरी बात बल्कि आती है हमारे पास, एड्जॉर्बेट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। यानी कि हमारी जो फ्रीनलिक आइसोथर्म है वो डिस्क्राइब करती है फिजियोसॉर्प्शन को। फिजियोसॉर्प्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन रही होती है ना, तो हमारे पास जो फ्रीनलिक होती है ना ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर को डिस्क्राइब कर सकती है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो होती है
लैंगमियर एडसॉर्प्शन एसोथर्म ये सिर्फ मोनोमोलिकुलर लेयर को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। यानी कि ये हमें सिर्फ बताती है केमिसॉर्प्शन के बारे में बताती है, हमें सिर्फ मोनोमोलिकुलर लेयर के बारे में बताती है, उससे ज़्यादा नहीं बता सकती है, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन भी देती है हमारे पास लैंगमियर की कि ये सिर्फ हमें मोनोमोलिकुलर लेयर के बारे में ही बता सकती है। अगली बात हमारे पास आती है फ्रिनलिक एसोथर्म कैन बी यूज़ फॉर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, जबकि ये जो होता है हमारे पास लैंगमियर ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये देखें, इसका पॉइंट आपको आगे से समझ आएगा कि ये इसका पॉइंट आपको यहाँ से समझ आएगा कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर हेट्रोजीनियस सरफेस जबकि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर होमोजीनियस सरफेस। अब देखिए कि हमारे पास जो भी सरफेस होता है ना एडजॉर्बेंट का, ठीक है, एडजॉर्बेंट, अब मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर गिवन कंपाउंड है, ठीक है, अब गिवन कंपाउंड के अंदर ये मेरे पास बल्क फेज है और उसके अंदर मेरा एडजॉर्बेंट पड़ा हुआ है। अब एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं जहाँ पे एडजॉर्बेंट आके अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब जो फ्रिनलिक आइसोथर्म है ना, जो हमारा फ्रिनलिक की एक्सप्लेनेशन है, वो कहती है कि अगर मेरे पास जो एडजॉर्बेंट है उस एडजॉर्बेंट के ऊपर मेरे पास मोर देन वन तरह की एक्टिव साइट है, ठीक है, यानी कि यही नहीं कि मेरे पास एक ही तरह की सारी एक्टिव साइट हो, मेरे पास डिफरेंट तरह की एक्टिव साइट्स हैं, तो क्या होगा कि वो वहाँ पर एड्जॉर्प्शन पॉसिबल होगी, ठीक है। ये कौन कहता है? फ्रिनलिक एड्जॉर्प्शन सिस्टम कहता है कि अगर मेरे पास जो एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेंट के ऊपर मोर देन वन तरह की एक्टिव साइट्स अगर अवेलेबल हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगी? एड्जॉर्प्शन होगी। तो मोर देन वन एक्टिव साइट वाला जो हमारा एड्जॉर्बेंट होता है ना, उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस सरफेस वाला एड्जॉर्बेंट, ठीक है। तो यानी कि यही बात है कि हमारे पास जो है ना यहाँ पर कि अगर मेरा जो ये कंपाउंड है, मतलब ये जो मेरा बीकर है, बीकर के अंदर ये मेरा एड्जॉर्बेंट पड़ा हुआ है। अब एड्जॉर्बेंट पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, जो मेरा एड्जॉर्बेंट है ना वो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है। तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मतलब उसके अंदर मेरा जो एड्जॉर्बेंट है उसके अंदर जो जो अलग अलग कंपाउंड्स मौजूद हैं, उन अलग अलग कंपाउंड्स की डिफरेंट कैपेबिलिटी होगी एड्जॉर्बेट को अपने ऊपर एड्जॉर्ब करने की, ठीक है। यानी कि जो मेरा एड्जॉर्बेंट है अगर वो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो एड्जॉर्बेंट है उसके अंदर जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जो हमारा एड्जॉर्बेंट है उसके अंदर जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनकी डिफरेंट कैपेबिलिटी होगी एड्जॉर्बेट के साथ इंटरेक्शन करने की, एड्जॉर्बेट के साथ बॉन्ड बनाने की, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सरफेस होता है ना हमारा, ये होता है हेट्रोजीनियस सरफेस, ठीक है। तो हमारी जो फ्रिनलिक आइसोथर्म है वो हेट्रोजीनियस सरफेस को एक्सप्लेन करती है, इजीली एक्सप्लेन करती है, ठीक है। जबकि हमारी जो केमिसॉर्प्शन जो हमारी बल्कि जो हमारी लैंगमियर है ना एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जो हमारी लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो हेट्रोजीनियस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती, वो सिर्फ होमोजीनियस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब होमोजीनियस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बीकर है, इसके अंदर जो एड्जॉर्बेंट है वो एक ही कंपाउंड का बना है, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन का बना हुआ है, तो इसके ऊपर जितनी भी एक्टिव साइट्स होंगी जहाँ पे आके एड्जॉर्बेंट ने अटैच होना है वो सारी सेम होंगी, ठीक है। उन सब की सेम एनर्जी होगी, उन सब की सेम इंटरेक्शन होगी, ठीक है। तो यही बात होती है हमारी। अब अगली बात ये है कि जो हमारा फ्रिनलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है ये हमें एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन के बारे में नहीं बताता, कि ये एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बताता, ठीक है। यानी कि हमारे पास फ्रिनलिक की ये एक लिमिटेशन आ जाती है कि हमें एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस इनके बारे में नहीं बताता, ठीक है। जबकि मतलब इनको एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बताता है, बताता ज़रूर है। ये हमें जो है ना फ्रिनलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमें ये बताती है कि हमारा जो कितना मैस ऑफ गैस और कितना हमारा जो एड्जॉर्बेट है वो एड्जॉर्बेंट के ऊपर एड्जॉर्ब कर रहा है, यानी वो एड्जॉर्प्शन के बारे में ज़रूर बताती है फ्रिनलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, लेकिन हमें वो ये नहीं बताती कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है या नहीं है। जबकि जो हमारी लैंगमियर है ये हमें बताती है, लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमें ये बताती है कि हमारे पास जो एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन जो है ये हमारे क्या है, ये हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, ठीक है। अब अगली बात हमने पढ़ ली है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो फ्रिनलिक होते हैं ना, फ्रिनलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसमें हमने पढ़ा था कि ये क्या देती है, ये हेट्रोजीनियस सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो हेट्रोजीनियस सरफेस में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट एनर्जी की साइट्स होती हैं, यानी कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो कि एनर्जेटिकली फेवरेबल होती हैं। तो हमारे पास एड्जॉर्बेट सबसे पहले उन साइट्स के ऊपर आकर लगेगा जो एनर्जेटिकली फेवरेबल हों, ठीक है। और जबकि हमारे पास जो लो एनर्जी वाली साइट्स होंगी उनके ऊपर एड्जॉर्बेट बाद में आके अटैच होगा। अब हम इसी को कंपैरिजन करते हैं लैंगमियर के साथ। अब लैंगमियर में पता क्या होता है, हमारे पास जितनी भी साइट्स होती हैं ना सारी की सारी एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एड्जॉर्बेंट है वो एक ही कंपाउंड का बना हुआ होता है, उसके ऊपर जितनी भी एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं सारी की सारी सेम है, ठीक है। तो एड्जॉर्बेट जो होगा ना वो डिपेंड मतलब वो डायरेक्टली आके सब एक्टिव साइट के ऊपर एक एक करके आके लगता रहेगा, ठीक है।
अब अगली बात ये है कि हमारे पास जो फ्रीडलिक था ना, उसने आइडियल सिचुएशन को कंसिडर नहीं किया था। ठीक है, आइडियल सिचुएशन कौन सी होती है? हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है गैसेस की, उसमें हमने आइडियल सिचुएशन पढ़ी है कि हमारे पास आइडियल गैस कौन सी होती है। ठीक है, तो वही वाली जो आइडियल सिचुएशन है, वही वाली आइडियल गैस लॉज जो है वो फ्रीडलिक ने अप्लाई नहीं किए थे, लेकिन लैंगमियर ने उनको अप्लाई किया था अपनी जब उसने एसोथर्म को डिस्क्राइब किया था। तो एसोथर्म को डिस्क्राइब करने से पहले उसने ये बताया था कि जो मैं गैस कंसिडर कर रहा हूँ वो एक आइडियल गैस है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस, और इसके बाद इनके ग्राफ का भी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस फ्रीडलिक और लैंगमियर एड्सॉर्प्शन एसोथर्म का। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।